ओके एवरीबॉडी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक थोड़ा सा डिस्कस किया था रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे आप जानते हैं ये 30 मार्क्स का टोटल सिलेबस है जो फाउंडेशन में रखा गया है। एंड इसमें टोटल 5 चैप्टर है जो मैंने आपको बताए भी थे। पहले 4 चैप्टर थ्योरी है और सिर्फ एक चैप्टर है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है जी। पहले 4 चैप्टर में हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आप केवल थ्योरी समझिए। थ्योरी क्यों चाहिए? क्योंकि ताकि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंसाइट मिल सके कि बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। इज दैट क्लियर? उसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं ये सब आप जान लें। जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रैक्टिकल्स में। ये पूरा बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल पेपर है। क्लियर? फाउंडेशन में कोई गलत ओपिनियन मत लेना कि थ्योरी एग्जाम है ना। अभी ये 30 मार्क्स का है, फिर 100 हर पेपर इसका 100 मार्क्स का है। ठीक है भाई। तो क्योंकि पहले 4 चैप्टर थ्योरी के हैं तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरा पेपर एमसीक्यूज है तो कोई थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी, उसी पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे एंड यू कैन इजीली आंसर इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? और जैसे मैंने कहा 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। अकाउंट्स में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, कैरिंग ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। उसमें से 15 क्वेश्चन किसके होंगे? हमारे कॉस्ट के। 15 टू द 30, तो 30 मार्क्स का हमें ये पढ़ना है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? पहला चैप्टर। क्या नाम था पहले चैप्टर का? विद इट्स रिलेशन विद अकाउंटिंग। चलिए बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर हमने पहला सीखा था गाइस, व्हाट इज कॉस्ट। पहला सारे नोट्स में ही लिखवाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट करके, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। सिर्फ इस तरह से लिखना है कि एक बारी में हमसे एमसीक्यू बन जाए। राइट? पहला हमने सीखा था कॉस्ट। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं। जब हम कहते हैं कॉस्ट तो ये डेफिनेशन हमने ली है CIMA से। CIMA लंदन। फुल फॉर्म बताओ? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्लियर है? तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा एक हब है। जैसे हम कहते हैं ना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, कौन सी मेडिसिन अलाउड है कौन सी डिस अलाउड है, क्लियर है, वो डिसाइड करते हैं। उसी तरह CIMA लंदन पूरे वर्ल्ड में होने वाली कॉस्ट अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स को सोचते हैं, अप्लाई करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो उन्होंने सबसे पहले हमें कॉस्ट की डेफिनेशन दी है। तो उन्होंने कहा कॉस्ट मींस, सब लिखा हुआ है सिर्फ सुनना है, कॉस्ट मींस एन एक्सपेंडिचर। कॉस्ट कब होगी? जब वो एक खर्चा होगा। ये एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल भी हो सकता है। सीखा था हमने लास्ट क्लास में। रिलेटिंग टू एनीथिंग, किसी भी चीज से संबंधित। और मैंने बोला था किसी भी चीज का मतलब दो ही, या तो प्रोडक्ट या सर्विस। भाई हम जिस समाज में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वहां एक इंडस्ट्री दो ही काम तो करती है। या तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उससे बोलते हैं प्रोडक्ट इंडस्ट्री, या फिर वो क्या देते हैं? सर्विसेज, सेवाएं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? सर्विस इंडस्ट्री। अरे बोलो, बात क्लियर है? तो अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो और उससे रिलेटेड आप कोई भी खर्चा करते हो ना, सो दैट इज बाय डेफिनेशन नोन एज कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए खर्चा होना क्या है? जरूरी है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली हो, मेरी जेब से पैसा निकल कर ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी व्हाट? नोशनल। नोशनल यानी अज्यूम्ड। और मैं डिस्कस कर चुका हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि क्या होता है। ये अज्यूम खर्चे होते हैं, ये एक्चुअल में नहीं होते। बात यहां तक क्लियर? फिर हमने दूसरा सीखा था कॉस्टिंग। बस ये दो ही सीखे थे। व्हाट इज कॉस्टिंग? अगर ING लग गया तो ये वर्ब बन गया, कोई एक्शन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कॉस्टिंग, या CIMA लंदन डिफाइन करती है कॉस्टिंग, द टेक्निक एंड द प्रोसीजर टू असर्टेन द कॉस्ट। बोलो जी, बात क्लियर है? वो टेक्निक, वो प्रोसीजर जिसको अप्लाई करके हम किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। क्लियर है? तो जब हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट? कॉस्टिंग। क्या यहां तक बात याद रहेगी?
क्लियर, ये डिस्कस हो गया था। तो अब आपके माइंड में एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम बोले कॉस्ट तो इसका मतलब है एक्सपेंडिचर। क्या है जी? एक्सपेंडिचर। कॉस्ट कभी भी हमारी इनकम नहीं हो सकती, ये ऑलवेज क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। अब वो एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट बनाने में लगता है, वो एक्सपेंडिचर सर्विस उपलब्ध कराने में लगता है। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। आइए, दो के मीनिंग क्लियर हो गए बिल्कुल। अब हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। लिखिए तीसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग। लिखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग is the process. Cost accounting is the process of cost accounting is the process of gathering, 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 इकट्ठा करना। Cost accounting is the process of gathering of cost information. Is the process of gathering of cost information and its attachment to cost object and its attachment to cost object, comma the establishment of budgets, comma के बाद the establishment object and its attachment to cost object, that is object. अभी सब डिस्कस करूंगा, फर्स्ट मेक यू राइट डाउन। and its establishment of budget, BUDGET, and its establishment of budget, comma standard cost, standard cost and actual cost of operation, standard cost and actual cost of operation, comma process, comma activities or product, एनालिसिस ऑफ, क्या लिखा? ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? एक्टिविटी और प्रोडक्ट एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस and the analysis of variances, VARIANCES, and the analysis of variances, VARIANCES, comma profitability or the social use of funds, and the social use of funds, बस फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया। फंड्स एंड द सोशल यूज ऑफ फंड्स। अब देखिए गाइस, हमने कॉस्ट का मीनिंग सीखा, कॉस्टिंग सीखा, अब कॉस्ट अकाउंटिंग हम कहते हैं। सुनिए गाइस, ध्यान से सुनिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला अंडर विच ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कॉस्टिंग कवर्ड। क्लियर है? आप मुझसे बोलो सर एक लाइन में कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन कर दो, मैं नहीं डिफाइन कर सकता, मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर कॉस्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज उसके अंदर आ जाती है। बोलो जी, बात क्लियर है? मतलब इसको आसान शब्दों में मैं बोलूं, कॉस्ट अकाउंटिंग कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे कामों का एक समूह है। क्या कहलाता है वो? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? और इन कामों को हम कैसे करते हैं? सिस्टमैटिकली। कैसे? सिस्टम, पूरे सिस्टम बनाकर ये सारे काम किए जाते हैं। क्लियर? तो अब सवाल उठता है सर, तो फिर क्या मतलब हुआ? सबसे पहली बात,
जब आप कहते हो आफ्टर बीइंग अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, अब आप जो काम करोगे वो कहलाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहलाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले आप कॉस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे अपने पास। क्या मेरी बात क्लियर है? कॉस्ट से रिलेटेड मतलब प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विसेज को देने में कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ये सब इकट्ठा करोगे। फिर एक प्रोडक्ट बनना है, उसमें कितना खर्चा हो सकता है, उसका एक बजट तैयार करोगे। क्या तैयार करोगे? बजट। बजट कुछ नहीं होता, एस्टीमेट होता है। क्लियर है? फिर उस एस्टीमेट के आधार पर एक कॉस्ट निकालोगे, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फिर जब प्रोडक्ट बनना शुरू होगा या सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू होगा, तो फिर एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई वो निकालोगे। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे। उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। वो निकालोगे। उस वेरिएंस के, उस डिफरेंस के क्या क्या कारण है उनको ढूंढोगे। उन कारणों से हमारे फर्म की, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा वो कैलकुलेट करोगे। रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को दोगे, और जो हमारे पास फंड आ रहा है उसको हम सामाजिक कार्यों पे कितना खर्च कर रहे हैं वो कैलकुलेट करोगे, और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके टॉप मैनेजमेंट को दोगे। पता है मैंने कितने सारे काम करे? अरे बोलो यस और नो। तो व्हाट आई डिड? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम एक ही बंदे से होंगे, नहीं, इन सारे कामों को मिलाकर अगर एक शब्द में बोले तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग कोई एक लाइन डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत सारे कामों को मिलाकर जो काम हो तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या यहां तक बात क्लियर है? मैं इसको एग्जांपल ऐसे देता हूं, मैं तुमसे कहता हूं भाई गेहूं की खेती करनी है, गेहूं उगाओ। क्लियर? 2 दिन में उग जाएगा? बोलो। सबसे पहले आप खेतों में हल चलाओगे। बोलो यस और नो। अब मैं बोलूं हल क्या, क्यों चला रहा हूं? अब बोले सर खेती करनी है। यस और नो। फिर बीज डालोगे। क्लियर? फिर उसमें पानी लगाओगे, पौधे निकलेंगे, उन पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लाओगे। यस और नो? क्लियर? फिर जाकर फसल तैयार होगी, फिर उसे काटोगे। क्लियर? उसको पौधों में से अलग करोगे। इतना कुछ करने के बाद वो गेहूं बाजार में आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर उसको पीस के आटा बनेगा, फिर जाके रोटी तैयार होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या मैं कह दूं रोटी तैयार करना एक छोटा सा प्रोसेस है? नहीं ना। बिल्कुल उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग कोई एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है। क्लियर? एक बहुत सारे काम किए जाते हैं, और उन सारे कामों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे इन सारे कामों को मिलाकर अब एक नाम देते हो खेती बाड़ी। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर? क्या सिर्फ हल चलाना खेती है? फसल काटना खेती है? बीज बोना, क्लियर, सिंचाई करना, पानी डालना, इरिगेशन, ये सब मिलकर बनता है ना। उसी तरह जल्दी बताओ, समझ में आया कॉस्टिंग? एक बार फिर से। तो ये सारे काम कैसे होते हैं? सिस्टम के थ्रू। हर बिग ऑर्गेनाइजेशन में पूरा एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जिसका आप जाकर एक हिस्सा बनोगे। सारे काम आपसे नहीं कराएंगे। क्लियर है? यस और नो? तो आपको एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाएगा। क्लियर है? वो कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और स्किल पर। जो इंटरव्यू में कंपनी जज कर लेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक डिपार्टमेंट हैंड ओवर किया जाएगा। मेरी बात क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहां से शुरू होती है? गैदरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसका एक एस्टीमेट तैयार करो, जिसको बोलते हैं बजट। क्लियर? प्रोडक्ट बनाने से पहले डिसाइड करो कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर जब प्रोडक्ट एक्चुअल में बनता है तो फिर कैलकुलेट करो क्या? एक्चुअल कॉस्ट। दोनों को कंपेयर करो और दोनों के बीच का अंतर निकालो, उसे बोलते हैं वेरिएंस। उस वेरिएंस के क्या कारण हुए उन्हें खोजो, एनालाइज करो। उस वेरिएंस ने हमारे प्रॉफिट को किस तरह से अफेक्ट करा, तो वो निकालो। क्लियर है? और जो भी पैसा हमने कमाया है उसका हमने समाज के लिए क्या खर्च किया, वो सारे काम जब होते हैं तो हम कहते हैं क्या हो रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलो जी, बात क्लियर है? जल्दी बोलो, समझ में आ गया? तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ये सारे काम किए जाते हैं।
ठीक है जी। चलिए, 3 मीनिंग क्लियर हो गए, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, यही सब आएगा पेपर में। 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होंगे, बाकी सारे थ्योरी बेस्ड, क्योंकि 4 चैप्टर की थ्योरी दी है इंस्टीट्यूट ने, तो चारों में से ही सवाल पूछेगा। यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए, अब चौथा आता है इसी रेंज में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या आता है जी? कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और फोर्थ वन इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। लिखिए पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज डिफाइंड एज, कॉस्ट accountancy is defined as inverted comma the application of costing and the application of costing and cost accounting principles, the application of costing and cost accounting principles, comma, methods and technique, method and technique to the science and art, to the science and art, and the process of, to the science and art and the process of cost control, and the process of cost control and the ascertainment, ASCERTAINMENT, and the ascertainment of profitability, and the ascertainment of profitability, as well as presentation of information, as well as presentation of information for the purpose of managerial, for the purpose of managerial decision making. Come on, for the purpose of managerial decision making. चलिए भाई, खत्म हो गया। ये है डेफिनेशन कॉस्ट अकाउंटेंसी की। इनमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, जो डेफिनेशन चली आ रही है वही लिखवाई है आपको एज इट इज। क्लियर? अब सवाल उठता है, सर ये अकाउंटेंसी क्या होती है? व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप क्लासरूम में क्या पढ़ते हो? भूल जाओ कॉस्ट वर्ड, अकाउंटिंग पढ़ते हो या अकाउंटेंसी पढ़ते हो? क्या पढ़ते हैं हम? गलत, सबके सब गलत। अकाउंटेंसी तो पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ाई जा ही नहीं सकती। आप हर जगह क्या पढ़ते हो? अकाउंटिंग। क्लियर है? किताब का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कहाँ लिखा अकाउंटेंसी? एक बुक दिखाओ जो अकाउंटेंसी लिखे। यस और नो? क्योंकि अकाउंटेंसी कहीं पढ़ाई नहीं जा सकती। सर क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? आसान शब्दों में, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? अकाउंटेंसी का मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। नहीं आया समझ में? यानी अकाउंटिंग पढ़ते समय जो भी आपने नॉलेज गेन की है, कैसे नॉलेज गेन की है? मेथड्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल, उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो उस एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। अरे बोलो, बात क्लियर है? यस और नो? क्लियर? अब सोच के जवाब देना। एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में क्या सीखता है?
हाउ टू ट्रीट द पेशेंट, हाउ टू रिकॉग्नाइज द डिसीज एंड व्हाट इज द करेक्ट मेडिसिन, यस और नो। फिर जब वो ये सब सीख जाता है, फिर आके वो रियल लाइफ में उसको अप्लाई करता है, फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। बोलो यस और नो। इन द सेम वे हम सब कॉस्ट अकाउंटेंट है। मैं मान लेता हूं तुम अब बनने वाले हो, बन गए हो, मान लूं, चलो। तो सवाल ये उठता है, अभी जो तुम सीखोगे इन 4-5 सालों में सब कुछ, जब कल को जॉब में जाओगे, कंपनीज को अपनी सर्विसेज दोगे, तो अपनी नॉलेज, अपने मेथड, अपनी टेक्निक्स, यही सब तो अप्लाई करोगे। अरे बोलो हाँ या ना। रियल लाइफ सिचुएशन में उस समय तुम करोगे क्या? अकाउंटेंसी। तो अब अगर मैं बाय वर्ड डेफिनेशन देखूं तो अकाउंटेंसी इज व्हाट, पढ़ो पहली लाइन। अकाउंटेंसी इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन। व्हाट इज एप्लीकेशन? किसी चीज को यूज करना, अप्लाई करना। किस चीज की एप्लीकेशन है? अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड कॉस्टिंग मेथड्स, यही लिखा है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। जो भी मेथड, प्रिंसिपल एंड टेक्निक फाउंडेशन से फाइनल तक तुम सीखोगे, उसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना। टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ कॉस्ट। अब हम ये कहते हैं कॉस्ट, भाई है तो अकाउंटिंग ही ना, ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है। पहले साइंस क्यों है सर? क्योंकि साइंस की तरह हमारे कॉस्टिंग के भी कुछ नियम होते हैं जिनको हम नहीं तोड़ सकते। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं? उसी के थ्रू आपको पूरी कॉस्टिंग करनी है रियल लाइफ में। क्लियर? आर्ट क्यों है? क्योंकि कभी कभी कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जो बुकिश नॉलेज से सॉल्व नहीं होती, फिर वो उसे सॉल्व करता है अपनी स्किल, अपने टैलेंट से। अरे बोलो यस और नो। अब आप कह दो सर पढ़ाई तो सारे डॉक्टर ने एक जैसी की है, सारे एमबीबीएस है, पर आप कह दो मिस्टर एक्स जो है वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वाई की दवाई तो हमें लगती ही नहीं है। अरे यस और नो, दोनों के पास डिग्री क्या है? सेम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एप्लीकेशन ऑफ स्किल। बोलो यस और नो। एक डॉक्टर बीमारी झट से पकड़ लेता है और उसे पता है कि इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। दूसरा डॉक्टर तुक्के मारता है, यस और नो, हो सकता है इसके साथ ये प्रॉब्लम हो तो ये दवाई दे दो, हो सकता है ये हो तो ये दे दो। उसकी दवाई काम नहीं करती, और जिसने एग्जैक्ट रूट कोज पकड़ ली उसकी दवाई काम करेगी। बताना पढ़ा है तो सबको एक जैसा है। Am I right और रॉन्ग? दूसरी एग्जांपल लेते हैं, लॉयर्स। राम जेठमलानी को जानते हो? स्वर्गवास हो गया उनका। भारत के सबसे बड़े लॉयर थे। ऑफिस के बाहर लिखा था क्लाइंट्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। फिर लाइन लगी रहती थी कि हमारा केस ले लो, हमारा केस ले लो। टॉप नॉच लॉयर, यस और नो। एक लॉयर वो भी है जो कोर्ट के बाहर एफिडेविट बना रहा है, देखा है? एक वो भी है जो तगड़े तगड़े केसेस लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सबने शुरुआत कहां से की? एलएलबी। एम आई राइट और रॉन्ग? और पूरे भारत में एलएलबी सब जगह सेम है। अरे कानून तो सेम ही है ना, ये थोड़ी दिल्ली का कानून अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है। कश्मीर को मैं अलग कर रहा हूँ जरा सा, क्योंकि कश्मीर के साथ स्पेशल प्रोविजन है। बोलो जी बात क्लियर? कश्मीर छोड़ के पूरे भारत का कानून क्या है? सब जगह सेम है। तो अब एक वकील टॉप लेवल का है जिसने वही लॉ पढ़ा है, एक वो भी है जो बेचारा एफिडेविट बना रहा है, सबके बाद डिग्री क्या है? सेम है। फिर वो क्या चीज है जो उन्हें डिफर करती है? वो आपकी इनर टैलेंट है जिसको हम बोलते हैं आर्ट। अरे बोलो जी बात क्लियर है? समझ गए? तो हम कहते हैं कॉस्टिंग क्या है? साइंस भी है और आर्ट भी है। तो हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं रियल लाइफ में। ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट अकाउंटेंट फंस जाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखी, तो वो फिर उसे सॉल्व करता है अपनी स्किल, अपनी नॉलेज के बेस पर। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस और नो? एंड द प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको सीए में बनाया जा रहा है। अरे कॉस्टिंग तो एक बीकॉम ग्रेजुएट भी निकाल लेगा एक बार उसे सिखा दे तो। बोलो यस और नो? लेकिन हमारा मेन काम क्या होता है? इन्वेंशंस, टेक्निक्स, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए। मैं कुछ टेक्निक के नाम बताता हूं आपको पता नहीं होगा, यही सब आपको फाइनल में पढ़ाया जाएगा। मैं पढ़ाता हूं फाइनल तो मुझे पता है। जस्ट इन टाइम अप्रोच, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, थ्रूपुट कॉस्टिंग, लीन, सिक्स सिग्मा, काइजन कॉस्टिंग, परेटो एनालिसिस, प्रेज एनालिसिस। व्हाट आर दे? सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है समझ नहीं आएगा। ये फाइनल का सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, CMA फाइनल। बोलो जी बात क्लियर? तो ये एडवांस टेक्निक्स है
जो आज रियल लाइफ में हर कंपनी फॉलो करती है। क्लियर है? ताकि अपनी कॉस्ट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, मिनिमाइज कर सके। और ये सब सिर्फ कौन जानता है? हम, तुम हम। अरे बोलो यस और नो। हमसे ज्यादा कॉस्टिंग किसी को नहीं आती है पूरे भारत में। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो हमारा मेन काम क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करना। क्या करना? कॉस्ट कंट्रोल। समझ में आ रही है बात? और कंट्रोल एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर? एंड असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। फिर मुझसे पूछा जाएगा जी बताओ इससे, इस कॉस्ट से हमारे प्रॉफिट पर क्या खर्च, क्या इफेक्ट पड़ा, हमारा प्रॉफिट बढ़ा या घटा? एक रिपोर्ट बना के दो और वो रिपोर्ट हम मैनेजर्स को देंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और वो उस हमारी रिपोर्ट के आधार पर क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग। क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? तो कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो ना, तो व्हाट यू डूइंग? कॉस्ट अकाउंटेंसी। बोलो भाई, बात क्लियर है? यस और नो? क्लियर? तो ये फर्क होता है कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? मन में कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो ये 4 डेफिनेशन हर बच्चे को आनी चाहिए बिफोर बीइंग अपीयर्ड इन द एग्जाम। और 1 या 2 सवाल पक्का इन चारों पर आएंगे। अभी मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, वन द सिलेबस इज कवर्ड, तो फिर आप देखना बार बार घूम घूम के हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन पेपर में कॉस्टिंग के ऊपर होता है। क्या यहां तक क्लियर? टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, बस मेरे साथ साथ और मेरे हिसाब से पढ़ते रहो। यहां तक क्लियर गाइस? तो ये डेफिनेशन यहां पर पूरी हो गई। कोई दिक्कत है? अब हम पहले चैप्टर में अगले एस्पेक्ट पे जाते हैं। हेडिंग डालो, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या हेडिंग डालेंगे? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी? क्या मतलब है, इस तरह हिंदी बताओ। स्कोप का मतलब आप आसान शब्दों में समझो, यूजेस। क्या समझो भाई? एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं और उससे अपना रिजल्ट अवेलेबल कराते हैं। बात क्लियर है यहां तक? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला स्कोप, सिर्फ बेसिक मेन हेडिंग याद करनी है, उसके अंदर का कुछ याद नहीं करना। क्लियर? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है हमारा। कैसा है? ऑब्जेक्टिव। जहां जरूरत होगी मैं पक्का बताऊंगा आपको। लिखिए नंबर 1, कॉस्ट एसर्टेनमेंट। पहला स्कोप क्या है जी? कॉस्ट एसर्टेनमेंट। हिंदी बताओ। कॉस्ट की कैलकुलेशन करना। भाई कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, जो सर्विस दे रही है, तो उस प्रोडक्ट बनाने में, उस सर्विस को उपलब्ध कराने में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, सबसे पहले तो ये पता करोगे ना। क्लियर? और ये पता करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला यूज क्या है? कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कॉस्ट कैलकुलेशन। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस बाजार में आ ही नहीं सकती जब तक हमें उसकी कॉस्ट ना पता हो। बोलो क्लियर? और मैं बता चुका हूं, कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस बनेगा। बचपन से सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही पढ़ा है। तो क्या बिना कॉस्ट के सेल हो सकती है? जब तक मुझे पता ही नहीं ये पेन मैंने बनाया कितने रुपए में, ये डिसाइड कर लूं कितने का बेचूं, या सुबह सपना आएगा आज बेच दो ये 2000 का, कल बेच दो 1500 का, ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर? तो पहला स्कोप क्या है कॉस्ट का? कॉस्ट एसर्टेनमेंट। समझ में आ गया? बस ये मेन हेडिंग याद करनी है, दैट्स ऑल। दूसरा, कॉस्ट बुक कीपिंग। दूसरा क्या है जी? कॉस्ट बुक कीपिंग। ये क्या होता है सर? कॉस्ट के सारे अकाउंट्स मेंटेन करना, कॉस्ट के सारे लेजर मेंटेन करना। हर कंपनी में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जैसे तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हो, यस और नो। वैसे ही हमारा एक डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट डिपार्टमेंट। हम भी अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, लेकिन वो बुक सारी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? कॉस्ट के। और अंत में फाइनेंशियल और कॉस्ट को रिकॉन्साइल करते हैं। ये आप इंटर में पढ़ोगे चैप्टर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बोलो जी, बात क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा काम क्या है? बुक कीपिंग। भैया सारे रिकॉर्ड मेंटेन करो। क्लियर और नॉट? समझ में आ रही है बात? तो दूसरा स्कोप क्लियर। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल। क्लियर? जब भी कंट्रोल की बात आएगी तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। वही टेक्निक यूज करेगा जिससे हम कंपनी की बढ़ने वाली कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? उसके लिए हाई क्वालिटी कहना चाहिए, टॉप नॉच नॉलेज होनी चाहिए, और उसी के लिए आप सबको तैयार किया जा रहा है। ये प्रोफेशनल नॉलेज है विच यू आर गेटिंग। बोलो जी, बात क्लियर है? तभी तो आप बोलते हो जी आई एम अ प्रोफेशनल। इज दैट क्लियर? और हमारा इंस्टीट्यूट भी कहता है फाइनल में जो नॉलेज होगी वो कौन सी होगी? प्रोफेशनल। क्लियर? इंटर में कौन सी होगी? वर्किंग। हिंदी में बोलूं तो काम चलाऊ। क्लियर? और फाउंडेशन में कौन सी होगी? बेसिक, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? तो कॉस्ट प्रोफेशनल जब आप बन जाओगे तो जगह जगह आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके। क्लियर? फोर्थ एंड लास्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिपोर्ट्स। फोर्थ इज व्हाट? कॉस्ट रिपोर्ट्स। ठीक है जी। अब ये आप ही का काम है कि आप एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी कॉस्टिंग की डिटेल एक रिपोर्ट के रूप में बताओ, और वो रिपोर्ट बनाकर किसको हैंड ओवर करो? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। बोलते हैं ना, देखते हैं फिल्मों में बड़े लोग कहते हैं मेरी मीटिंग्स है, फिर वो कहता है आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, टेंशन हो गई कुछ। एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्या करते हैं वो मीटिंग में? सुख दुख खेलते हैं। तुम बताओ क्या दुख है तुम्हें, मैं बताऊंगा क्या सुख है मुझे। नहीं, वहां पर सारी चर्चाएं किस पे होती हैं? प्रोडक्ट पे। कॉस्ट एक वन ऑफ द एलिमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कॉस्ट की बेस पे डिसीजन लिया जाता है। क्लियर है? बड़े सारों को मिलाकर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर? हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट वहां बैठा होता है जो अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करके देता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ये प्रोडक्ट किस समय, कौन सी लोकेलिटी में, किस प्राइस पर मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक बात को सुन के नहीं होती। बोलो, बात क्लियर है? तो कॉस्ट भी हमारी हेल्प करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। क्या यहां तक बात क्लियर है? हम लोग कौन है? हमें प्रोफेशनल फॉर कॉस्ट, तो हम कहलाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। जो फाइनेंस में एक्सपर्ट होता है, क्लियर है, वो हायर करते हैं हम एमबीए फाइनेंस। क्लियर है? जिसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग चाहिए, टैक्स की नॉलेज चाहिए, उसके लिए हम हायर करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोलो जी, बात क्लियर है? जिसमें लॉ में बहुत नॉलेज चाहिए, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कंपनी सेक्रेटरी, जिसे बिजनेस वाले लॉस की बहुत नॉलेज होती है। फिर लीगल मैटर के लिए आपको पता ही है, हर कंपनी में उनका एक अलग लीगल डिपार्टमेंट होता है जो कोर्ट कचहरी लड़ता है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो सारे एक्सपर्ट कंपनी अपने पैनल में रखती है, तब जाकर कोई डिसीजन फाइनलाइज होता है। आ रही है मेरी बातें सारी समझ में? क्लियर? तो आप हो प्रोफेशनल इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप अपनी कॉस्ट की रिपोर्ट बनाओगे, तैयार करोगे, और मीटिंग में पूरा अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके टॉप लेवल को दिखाओगे। यहां तक क्लियर है? फिल्मों में देखा होगा ना अक्सर, वही काम होता है रियल लाइफ में भी। ठीक है गाइस? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कितने स्कोप? ब्रॉडली स्पीकिंग 4। हर बच्चे की टिप्स पे होना चाहिए। कॉस्ट असेसमेंट, कॉस्ट बुक कीपिंग एंड कॉस्ट रिपोर्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन जानते हो कैसे आएगा? वो बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नहीं होता।
अब वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको सही चुनना है। बोलो जी, बात क्लियर है? फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो उसमें से आपको 1 चुनना पड़ेगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? और चुनेंगे तो तब जब पता होगा, तो इसीलिए तो पढ़ रहा है। तो कॉस्ट के 4 स्कोप, अंदर क्या है वो लिखना ही नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे बोलो, जिस गली में जाना ही नहीं है उसके बारे में क्यों नॉलेज लें? आ गया ना समझ में? क्योंकि पेपर सारा ऑब्जेक्ट, जब आप इंटर में आओगे तो हम आपको सारा फिर सब्जेक्टिव वे में कराएंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है एवरीबॉडी? 4 स्कोप, कॉस्ट असेसमेंट, कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिपोर्ट्स। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अगली हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक फंक्शन ऑब्लिक सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इन तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? तो वो बोलेगा जी कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव बताओ, फंक्शन बताओ, या फिर क्या बताओ? सिग्निफिकेंस। तो इन तीनों का मतलब क्या है? सेम है। क्लियर हो गई बात? बड़े सारे होते हैं, मैं आपको वो मेन लिखवा दूंगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई डाउट? लिखिए नंबर 1, टू एसर्टेन, अब लिखते जाना जल्दी जल्दी। टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर? भाई पहला फंक्शन तो यही है कॉस्टिंग का, पहला ऑब्जेक्ट भी यही है। कॉस्टिंग का जन्म ही क्यों हुआ था? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। जब तक कॉस्ट ही नहीं पता होगी, हम उस प्रोडक्ट को बाजार में नहीं बेच सकते। क्लियर? सेकंड, ठीक है जी, टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, to provide correct information of different element of cost, to provide correct information of different element of cost। अब सुनिए भाई, जो भी कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट मतलब तत्व, जिनसे मिलकर कोई चीज तैयार होती है। तो आज के बाद याद रखना, कॉस्ट के सिर्फ 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स। फिर से, एलिमेंट का मतलब जिनसे मिलकर हमारी कॉस्ट बनती है। तो बताओ, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। बिना मटेरियल के कोई प्रोडक्ट बन सकता है? तो उसमें कितने रुपए का मटेरियल लगेगा? बनाएगा कौन? अपने आप थोड़ी बनेगा, कोई लेबर चाहिए। क्या लेबर फ्री में काम करती है? वो पैसे लेगी। तीसरा, खर्चे, जिसको तुम कहते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम कॉस्टिंग में उसे एक नाम से पुकारते हो, ओवरहेड्स। तो आज के बाद याद रखना, जब भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये शब्द सुनाई दे तुम्हें, ओवरहेड्स, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे। कौन से? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर टर्म्ड एज ओवरहेड्स। क्योंकि हम इनडायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करते अपनी कॉस्ट में, वी यूज द वर्ड ओवरहेड्स। शॉर्ट में इसका सिंबल बनता है O/H। क्या बनता है? O/H। दे आर कॉल्ड ओवरहेड्स। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या कहलाते हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो भाई किस प्रोडक्ट में कितना मटेरियल लग रहा है, कितने रुपए लेबर को दिए जा रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एस्टिमेट से ज्यादा खर्च हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा रहा हो। ये सारा एनालाइज करना किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। क्या जहां तक समझ में आ गया? थर्ड, टू डिस्क्लोज द वेस्टेज, टू डिस्क्लोज द वेस्टेज। क्लियर? एंड स्टेप्स to control the waste, and
स्टेप्स कम ऑन टू कंट्रोल द वेस्ट। अब देखो भाई, प्रोडक्ट बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है वेस्टेज। क्या आती है? वेस्टेज। कोई भी प्रोडक्ट बिना वेस्टेज के नहीं हो सकता। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब वेस्ट किस तरह से होगा, कितना हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और उसे कैसे रोका जाए, बोलो क्लियर है? ये काम भी किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर में खाना चाहते हो, मान लो मेलन, खरबूजा, नाम सुना है कभी? यस और नो? कैसे खाते हैं उसे? अच्छा वो बता दिया, मुझे पता ही नहीं था कि उसे काट के खाते हैं यार। क्लियर? उसे छील के खाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यू पील ऑफ, यू। अब सोचना, आपने एक नाइफ लिया और पीलिंग शुरू कर दी। क्लियर? बताओ इसमें वेस्ट ज्यादा होगा? हाँ। फिर आपको मैं हाथ नाइफ की जगह एक पीलर दे दूं, अब बताओ वेस्ट उतना ही होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? समझ में आ गया ना? तो मैं यही तो सिखाना चाहता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एनालाइज करती है कि जितना अलाउड वेस्ट है उससे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। क्लियर है? और अगर ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो खुद सोचो, अगर आपने छुरी से, नाइफ से उसे काटा तो वेस्ट ज्यादा हुआ, और जो क्वांटिटी मिली वो कम मिली। उसी चीज को एक दूसरे वर्कर ने पीलर से करा तो वेस्ट कम हुआ और क्वांटिटी ज्यादा मिली। एम आई राइट और रॉन्ग? दोनों में अंतर दिख गया ना आपको? तो ये काम भी किसका होता है? हमारा। ये एनालाइज करना और वेस्ट को कंट्रोल करने के तरीके बताना, कैसे इस वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। क्लियर? इसको हम अपनी कॉस्टिंग की भाषा में बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, अभी नहीं। क्लियर है? तो ये भी हमारी कॉस्टिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, हाँ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को तो हर जगह डायरेक्ट ही बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस तो हर जगह डायरेक्ट है, बट जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं दे आर कॉल्ड ओवरहेड। लिखिए, इट हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन। इट हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन, FIXATION। इट हेल्प्स इन, भाई बिना कॉस्ट के तो आप सेलिंग प्राइस निकाल ही नहीं सकते, और जब तक सेलिंग प्राइस नहीं होगा आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ही नहीं हो सकता। बोलो, यह हो सकता है? फ्री में बांटते रहो सारा तो बहुत जल्द कंगाल हो जाओगे। क्लियर और नॉट? तो सेलिंग प्राइस बिना कॉस्ट के नहीं निकल सकता, तो कॉस्ट हमारी हेल्प करता है सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में। क्या यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है जी। नेक्स्ट, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट। टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट। अब सुनो गाइस, बजट आगे जब आप आओगे इंटर और फाइनल में तो पूरे पूरे चैप्टर हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं। अब दिवाली की छुट्टी आ रही है, आपने दिवाली मनाई, 2 दिन कहा चलो घूमने चलते हैं हिल स्टेशन पर। क्लियर है? तो बताना आपके पापा क्या बोलेंगे? चलो सामान पैक करो, चल रहा है। नहीं ना, पापा आपको तो नहीं बताएंगे, वो मम्मी के साथ डिस्कस करेंगे बजट। एम आई राइट और रॉन्ग? ट्रेन से जाएं कि प्लेन से जाएं, उसमें कितना खर्चा आएगा जाने आने का, वहां जाके कौन से होटल में रुकेंगे, कितने दिन स्टे करेंगे, क्या कितने रुपए खाने में खर्च होंगे, कितने रुपए घूमने में खर्च होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ, हर घर में ऐसा होता है? ये कहानी घर घर की है। क्लियर और नॉट? तो पूरा क्या तैयार किया जाता है? बजट। और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि अभी जाए या 6 महीने बाद जाए। क्लियर? तो बताना, हर काम में हम एक बजट बनाते हैं कि नहीं बनाते? क्लियर? पापा ने कहा चलो यार 1 मंजिल है, 1 मंजिल और डलवाएंगे घर के ऊपर ताकि स्पेस बढ़ जाए। ऐसे ही कल से काम शुरू, पहले वो बुलाएंगे उसको, कॉन्ट्रैक्टर को। एम आई राइट और रॉन्ग? उससे पूछेंगे जी ये इतनी बड़ी जगह है, ये कमरे हैं, इतने कमरे चाहिए, टॉयलेट बाथरूम इतना चाहिए, उसमें कहना चाहिए टाइल लगे होने चाहिए, ये वाले फंक्शन होने चाहिए, फर्श पे मार्बल होना चाहिए। बजट बताओ। बोलो हाँ या ना? यही पूछेंगे पापा पहले कि भाई पहले बजट बनाओ, मुझे ये सब चीजें चाहिए, कितने रुपए में आप ये पूरा करके दोगे? तो ये क्या है? बजट।
4-5 लोगों से पूछेंगे और फिर जिसका सबसे कम होगा उसको हम ये ऑर्डर दे देंगे। हर घर में यही होता है ना, हर जगह यही होता है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हर कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या बनाती है? बजट। कौन बनाता है? तुम। क्लियर है? कंपनी का टॉप मैनेजर बुलाएगा, हाँ जी मिस्टर एक्स आप ही सीएम हो? बोले हाँ जी मैं ही हूँ। बोले चलो कोने में हो जरा। क्लियर है? खैर ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। वो बोलेगा जी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमें चाहिए, 2 दिन में इसका बजट तैयार करके दो आप। क्लियर है? वो इसी के तो पैसे दे रहा है तुम्हें, या फ्री में पैसे थोड़ी मिलेंगे। तो बजट आपको बनाना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगी, आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कि बजट कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया लॉजिक? नेक्स्ट टू गाइड मैनेजमेंट in the formulation and implementation of bonus plans. To guide management in the formulation and implementation of bonus plan. ठीक है जी, अब सुनिए। हो गया? प्लान, PLANS, प्लान्स। हमने कहा सर हमारी कंपनी में ना लेबर टर्नओवर बढ़ती जा रही है। लेबर टर्नओवर बढ़ती जा रही, क्या होती है ये? हाँ बिल्कुल सही बोला इसने। टर्नओवर का एक मतलब होता है सेल, तो बोलो। और जब हम कहते हैं लेबर टर्नओवर, तो इसका मतलब लेबर को बेच दो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सब अंदर जाएंगे। अगला क्राइम पेट्रोल एपिसोड तुम्हारे ही चल रहा होगा। क्लियर है? ये देखो स्टूडेंट, देखने में ये स्टूडेंट है लेकिन एक्टिविटीज नहीं। लेबर टर्नओवर का मतलब है कंपनी से लेबर का काम छोड़कर चले जाना। भाई कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या करोगे? आप भी मूव कर जाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? अब कंपनी नया बंदा हायर करेगी, पहले उसे ट्रेनिंग देगी, फिर वो एकदम एक्सपर्ट थोड़ी बन जाएगा। एक व्यक्ति मिस्टर एक 10 साल से मेरे यहाँ जॉब कर रहे थे, वो छोड़ के चले गए, तो उनका रिप्लेसमेंट एकदम वही थोड़ी आ जाएगा, है ना? तो कंपनी आपको बुलाएगी और आपके साथ डिस्कस करेगी, भाई लेबर टर्नओवर बढ़ रही है, लोग इसलिए काम छोड़कर जा रहे हैं कि दूसरी कंपनी बोनस दे रही है और हम बोनस नहीं दे रहे हैं। क्लियर है? हम चाहते हैं हमारी ट्रेन लेबर हमारे साथ रहे। तुम प्लान तैयार करके लाओ कि हमें कितना बोनस इन्हें देना चाहिए। पता चला इतना बोनस दे दिया कि लेबर को रोकने के चक्कर में कंपनी का दीवाला निकल गया। अरे बोलो यस और नो? तो ये आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी कि आप पूरा एक बोनस प्लान तैयार करो और हमें बताओ, उसके फायदे बताओ, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारे आपके काम है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये भी काम कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। वो आपकी हेल्प करेगी डिसाइड करने में। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको बोलते हैं गाइड करना और इम्प्लीमेंट करना बोनस की पॉलिसीज को। एग्री? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। कितने पॉइंट हो गए? नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। टू ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। क्लियर? भाई कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बनाने, फिर उन्हें लोगों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना है, उन्हें समझाना है कि आप इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट क्या आएगी? कम आ जाएगी। अरे बोलो बात क्लियर है? जैसे पहले आपकी कंपनी में चाकू से छीला जाते थे प्रोडक्ट, आपने सबके हाथ में पीलर पकड़ा दिया, तो बताना क्वांटिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? am I राइट और रॉन्ग? तो ये भी क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिए जो रोज तुम अपने घर में देखते हो। क्लियर और नॉट? इससे कॉस्ट क्या होगी हमारी? कम, क्योंकि जब हमें आउटपुट जो मिलेगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि वेस्ट क्या हो गया? कम हो गया, इससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। पहले 1 kg से हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट बना पा रहे थे, अब 1 kg मटेरियल से हम 7 प्रोडक्ट बना पाएंगे। am I राइट और रॉन्ग? तो जब क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो आप इजीली प्राइस क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। तो जब प्राइस कम करोगे तो बाजार में कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, आपके कॉम्पिटिटर्स का नहीं खरीदेगा। क्लियर?
ये बात क्लियर है? अच्छा, ये रूल लग्जरी आइटम पे नहीं लगता, ये बात याद रखना, ये रूल लग्जरी आइटम पे नहीं लगता। अब जिसको आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदना है वो वही खरीदेगा, चाहे सैमसंग उससे कम दामों में उससे 4 गुना ज्यादा क्वालिटी दे दे, वो नहीं खरीदने वाला। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये लग्जरी आइटम है। अब जिसको मर्सिडीज बेंज ही लेनी है तो वो ही लेगा, चाहे मारुति उसके उतने प्राइस में 10 कारें दे दे उसे। अरे बोलो हाँ या ना? सच में 2 करोड़ से तो स्टार्टिंग होती है, 2 करोड़ में मारुति की 20 कार आ जाएंगी। अरे बोलो यस और नो? आजकल थार बहुत चल रही है, टॉप मॉडल कितने का? 20-25 लाख का। बताओ 2 करोड़ में कितनी? 8। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक BMW या 8 थार। बात ही खत्म हो गई। अब मुझे BMW लेनी है तो मैं वही लूंगा। तो ये रूल किस पे नहीं लगता? लग्जरी आइटम पे ये रूल नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है। ईगो में पढ़ा होगा ना, लग्जरी गुड, गिफिन गुड्स, ये गुड्स वो गुड्स, पढ़ा है ना सब? क्लियर हो गई बात? हर जगह कॉस्ट चाहिए। वहां भी तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा, कॉस्टिंग पढ़ा था, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब हमारा ही है। उसे उठा के हमने थोड़ा सा कहाँ दे दिया? इको वालों को, उन्हें रट रट के पढ़ा दिया। उन्हें कौन सी कॉस्ट आती है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है जी। तो ये था हमारा कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। क्या आप कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लाइए, उसको इंप्लीमेंट करवाइए ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो सके। नेक्स्ट लिखिए, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, it provide information upon which tenders are based, सुना है ना टेंडर? खूब फिल्मों में देखा होगा यार। हमारी कंपनी का टेंडर लीक हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को मिल जाता है, फिर हीरो को पता चलता है। देखा है ये सब? और जो टेंडर लीक करता है वो उसे बहुत धोता है। क्लियर? ये सारी स्टोरी होती है। व्हाट इज टेंडर? टेंडर होता है प्राइस कोटेशन। क्या होता है? अब मान लो रेलवे में टेंडर निकला, भारतीय रेलवे बहुत बड़ी है, राजधानी में आपने सफर करा होगा कि वहां पे टेंडर निकला है जी, लंच ब्रेकफास्ट डिनर प्रोवाइड करना है। होता है ये सब वहां पे। तो हमारी कंपनी भी जो फूड आइटम में डील करती है, हमने भी टेंडर भरा रेलवे का। क्लियर और नॉट? टेंडर बनाएगा कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट। उसमें वो सारी चीजों के कॉस्ट डिसाइड करेगा, कैलकुलेट करेगा और वो मिनिमम प्राइस बताएगा जिस पर टेंडर हमें मिल जाना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है टेंडर्स भरने में, टेंडर्स बनाने में। क्या मेरी बात क्लियर है? बिना उसके कोई टेंडर नहीं निकलता। क्लियर है? मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं। भारत सरकार ने निर्णय लिया नेशनल हाईवे 20 पर 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाना है, तो वो क्या निकालेंगे? टेंडर। अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, क्लियर, वो सब क्या करेंगी? उसमें अपने टेंडर भरेंगी। भाई हमें दे दो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लाईओवर बनाने का, हमें दे दो, सब भरेंगे। तो उस टेंडर में वो क्या भरते हैं? प्राइस। किसकी हेल्प से? कॉस्ट अकाउंटेंट की हेल्प से। और जिसका प्राइस सबसे कम होता है टेंडर उसी को मिलता है। अरे बोलो बात क्लियर? अब मैं ये बाकी बातें नहीं बोलूंगा, इसमें फिर वो बाहुबली लोग आ जाते हैं। आगे तुम समझ गए होंगे, बाहुबली समझते हो ना? क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड, टेंडर तो उन्हीं को मिलते हैं, आम आदमी तो ये ले भी नहीं सकता। क्लियर? अरे इतना न्यूज में आता है खगान माफिया, सुना है नहीं सुना? तुम कुछ नहीं देखते। क्लियर? अब जो मिट्टी निकालनी है पहाड़ों से, क्लियर, यस और नो, मार्बल निकालना है, इस पे किसका राज होता है? अरे टॉम में डाकू महाराज मूवी देखी है? छोड़ो बात ही खत्म जब तुमने कुछ देखा ही नहीं तो। अच्छा ठीक है सर, हो गया चलो तो डाकू महाराज की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर मार्बल निकालते हैं वो। क्लियर है? मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। उसमें जो बॉबी देओल होता है वो टॉप नॉच क्रिमिनल होता है, पूरा ठेका उसने ले रखा होता है, कोई और मार्बल उसकी बिना
निकाल ही नहीं सकता। ऐसी हजारों फिल्में बनी है यार, कोई ना कोई तो कभी देखी होगी। तो वो टेंडर्स भरे जाते हैं। खैर माफिया को हम अलग कर देते हैं, क्लियर है। तो ये टेंडर, हाँ पुष्पा में देख लो, बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी सारी मूवीज है, क्लियर और नॉट। तो जो टेंडर जेन्युइनली भरे जाते हैं वो भरता कौन है? कॉस्ट अकाउंटेंट। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है इन टेंडर्स को भरने में और सही कॉस्ट कैलकुलेट करने में। क्लियर है एवरीबॉडी? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट गाइड्स, जल्दी से एक शाबाश, इट गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज। इट गाइड फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज, ये बताती है कि फ्यूचर में हम क्या रणनीति अपनाएं, क्लियर है, ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम को टच कर जाए। क्लियर है? अब देख तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कंपनी अलग अलग पॉलिसीज अपनाती है ताकि उनका मार्जिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट, इट हेल्प, इट का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग है, या इट का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। इट हेल्प in identifying, it help in identifying the exact causes of, it help in identifying the exact causes of increase or decrease in profit, exact causes of increase or decrease in प्रॉफिट। और कॉस्ट अकाउंटिंग ही मैनेजमेंट को बताती है क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इस साल इतना बढ़ गया, पिछले साल इतना कम हो गया था। तो ये सारे काम कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कितने पॉइंट हुए? 10। चलो ये 10 पॉइंट याद रखना, मोस्टली घूम फिर कर यही एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? तो अगर वो आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस, लिख दोगे पक्का? चलिए अब आप जो सर ने बोला है, ओके। तो गाइस हमने पढ़ लिया स्कोप, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो होते तो बहुत सारे हैं, तो 100-200 हो जाएंगे अगर सारे लिखें, तो आप सारे थोड़ी ना कोई पढ़ता है। क्लियर? तो इतने आपको याद करने जो आपके हर एमसीक्यूज में आपको पूरा हेल्प करेगा। चलिए अब गाइस हमारा अगला टॉपिक आता है, हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब देखो भाई, जब हम कहते हैं मेथड्स तो इसका मतलब क्या होता है? वो मेथड्स, वो तरीके जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? जिनकी सहायता से हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? मेथड। उसमें जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है जॉब कॉस्टिंग। क्या आता है जी? जॉब कॉस्टिंग। क्लियर है? अब सुनना बहुत ध्यान से। जॉब कॉस्टिंग एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड है। क्या है ये? इन द सेंस, जब आप मेरे पास कोई जॉब लेकर आओगे और जब मैं उसे बनाना शुरू करूंगा तभी तो मैं कॉस्ट निकालूंगा। अरे बोलो यस और नो। तो ये मेथड होता है जॉब बेस्ड। क्या होता है? जब कस्टमर आपको वो काम देगा तभी तो आप वो काम करोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मान लो मेरा बिजनेस है प्रिंटिंग का। किसका बिजनेस है? प्रिंटिंग का। आप मेरे पास आए, सर ये लो 50 टी शर्ट्स, इस पर आप मेरी कंपनी का नाम प्रिंट कर दो। क्लियर? तो आप सोच के जवाब देना, जब आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दोगे तभी तो मैं उस पर प्रिंटिंग करूंगा। अरे बोलो, ये अपने मन से आपकी कंपनी की प्रिंट टी शर्ट निकाल दूंगा? नहीं, कौन जानता आपकी कंपनी को? अरे बोलो यस और नो। या तो वर्ल्ड लेवल फेमस हो कि जिसके नाम की टी शर्ट्स वगैरह मार्केट में आती हैं, लोग उससे फायदा उठाते हैं। अरे बोलो, बात क्लियर है? मेरा काम है इंटीरियर डेकोरेशन का। एक दिन आपके घर में घुस गया, सबको बाहर निकाला और 2 महीने तक उसे इंटीरियरली बढ़िया करके तैयार कर दिया। ऐसा होगा? कब होगा? जब हमें वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जॉब
मिलेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? जॉब कॉस्टिंग, जो किस पर बेस्ड होती है? जॉब पर। क्लियर है? तो जब तक वो काम आपके पास नहीं आएगा आप अपने मन से उस काम को नहीं करोगे। क्लियर है? तो ये कॉस्टिंग कहलाती है जॉब बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर? आइए, दूसरा होता है बैच कॉस्टिंग। क्या होता है जी? बैच कॉस्टिंग। ठीक है जी, अब सुनना, बैच कॉस्टिंग उन फर्म्स में अप्लाई होता है जहां पर एक तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है? और प्रोडक्शन बैचेस में होती है। बैच बोलते हैं ग्रुप ऑफ द सिमिलर आइटम। एक जैसी आइटम को क्या बोलते हैं? एक बैच। बोलो जी, बात क्लियर है? तो हम एक बारी में अगर सिर्फ एक यूनिट बनाए तो इतनी महंगी पड़ेगी, बजाय उससे एक बारी में हम 50 यूनिट बनाए। बोलो मेरी बात क्लियर है? जैसे आप सबके घर में आता है, मेरे घर में भी आती है टैबलेट्स। अरे बोलो यस और नो। बहुत फेमस टैबलेट का नाम दे रहा हूँ, क्रॉसिन। बोलो, सबको पता है, सब बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, लो जी क्रॉसिन ले लो। क्रॉसिन का पैक आता है 15 टैबलेट का। क्लियर और नॉट? क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बारी में एक टैबलेट बनाती है? सर ये एक बारी में कम से कम 20,000 टैबलेट बनाती है। तो मशीन में इतना रॉ मटेरियल डाला जाता है कि वो एक बारी में 20,000 टैबलेट निकाले, तो उसको बोलते हैं बैच। क्या बोलते हैं उसे? बैच। क्लियर है? तो फार्मास्यूटिकल कंपनी बैच कॉस्टिंग यूज करती है। रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट, अब मान लो एम साइज की टी शर्ट है, तो क्या एक बारी में एक एम साइज की टी शर्ट बनती है? अरे पूरा बैच बनता है। डिपेंड करता है आपने कौन सी मशीन लगाई है कि एक बारी में 1000 टी शर्ट बनेंगी एम साइज की। चलो जी, एम साइज पूरा हो गया, अब लार्ज बनेंगी। क्लियर और नॉट? तो व्हाट दे यूज? बैच कॉस्टिंग। तीसरी एग्जांपल लेता हूं, टायर एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये जो कार में, स्कूटर में, बाइक में टायर लगते हैं, यस और नो? तो आपने देखा होगा बाइक के टायर अलग होते हैं, ट्रक का टायर अलग होता है, बस का अलग होता है। तो एक पूरा बैच निकलता है जो एक बारी में, भैया इस बार हम केवल स्कूटी के टायर बनाएंगे, तो ये बैच स्कूटी का निकलेगा। फिर अगला बैच ट्रक के टायर का निकलेगा, बाइक के टायर का निकलेगा। तो जहां प्रोडक्शन एक सिंगल होना बहुत महंगा पड़े, क्लियर है, टाइम मनी सब खर्च हो, बेटर क्या है? बैच। क्लियर? अब ये क्या है? सीएमए फाउंडेशन का बैच। मान लो इस समय 25 बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चे को अलग से 1 घंटे पढ़ाऊं, तो सर दिन में भी 24 घंटे होते हैं, तो 25 घंटे कहां से निकलेंगे? नहीं ना, इट वुड बी व्हाट? टू कॉस्टली। आपने स्कूल पढ़ा है 12 क्लास का, क्लियर? आपके क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 50 मान लो, तो सारे टीचर सबको एक साथ ही पढ़ाते थे ना। अकाउंट्स के टीचर अलग, मैथ्स का अलग, इको का अलग, ये एक एक को अलग अलग। तो सर इट विल बी टू कॉस्टली, टू टाइम कंज्यूमिंग। तो जहां प्रोडक्शन बैचेस में होती है वहां हम क्या यूज करते हैं? बैच कॉस्टिंग। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल ली फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ड्रग्स बनाती है, दवाइयाँ। रेडीमेड गारमेंट्स, टायर एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टॉयज मेकिंग, बच्चों के खिलौने बनाते हैं। ये सारी कंपनी क्या यूज करती है? बैच कॉस्टिंग। आ गया समझ में? अभी आगे आएगा, मैं और बताऊंगा। तीसरा होता है गाइस प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये बहुत ही बड़ी लेवल पर किया जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कौन सी स्केल? लार्ज स्केल, जहां बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस होती है। क्लियर है? और एक जैसा प्रोडक्ट बनता है, वहां पर हम यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। शुगर मिल, शुगर देखिए आपने, चीनी, तो चीनी बनती है, उसकी कॉस्ट आती है, व्हाट दे यूज? प्रोसेस कॉस्टिंग। पेपर, ये जो आप नोटबुक में लिख रहे हो, आपको पता है पेपर जो है ये ट्री से एक पल्प निकाला जाता है, उससे बनता है। क्लियर और नॉट? अपने हाथ से बन जाएगा? आप चिकन कह रहा हूँ, सॉरी, किचन में आप लेके गए गन्ना और बोले जी मैं तो चीनी बना के निकालूंगा, बना दोगे? नहीं बन सकती सर। क्लियर? क्रूड ऑयल रिफाइनरीज, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल बनता है। क्लियर है? आपको दे दिया जाए एक गिलास भर के क्रूड ऑयल, निकाल दोगे उसमें से पेट्रोल डीजल अलग? नहीं सर। ये बड़ी बड़े लार्ज स्केल पे काम होता है। रेडीमेड गारमेंट्स, क्लियर? रेडीमेड गारमेंट्स ना कह के मैं सीधा बोलूं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो कच्चा कपड़ा बनाते हैं। क्लियर? रेमंड्स, सियाराम, व्हाट दे डू?
बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं भाई, यस और नो, जहां प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होती है, लार्ज स्केल पे होती है, क्लियर है। और इस तरह से होती है कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का क्या होता है, इनपुट। मतलब जब एक प्रोसेस ने काम पूरा कर दिया, अब उस पर दूसरा प्रोसेस काम करेगा, दूसरे ने कर दिया तो तीसरा करेगा, तीसरे ने कर दिया तो चौथा, इस तरह से होगा। तो वहां यूज होती है क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। बोलो जी, बात याद रहेगी? अरे बोलो यार। देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अगला क्या है, बस भूलना नहीं, ये बहुत ही आसान है। कॉन्ट्रैक्ट और यहीं से निकला है कंस्ट्रक्शन या फिर इंजीनियरिंग। जहां भी कंस्ट्रक्शन होगी क्या होगी, वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर हो गई बात? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहां यूज होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। कहा, कंस्ट्रक्शन। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया शिप मैन्युफैक्चरिंग, बताओ कौन सी कॉस्टिंग लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट। और जहां इंजीनियरिंग हो, आपको पता है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग गो हैंड इन हैंड, यस और नो। बिना इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन हो सकती है? लाइव एग्जांपल हम देखते हैं, दिल्ली मेट्रो, बोलो, चावड़ी बाजार की मेट्रो देखो आप, क्लियर, 3 मंजिल नीचे उतार दी जमीन के, क्लियर। तो वो क्या है, इंजीनियरिंग है, परफेक्ट। फ्लाईओवर पे मेट्रो दौड़ रही है, क्या है, परफेक्ट एग्जांपल इंजीनियरिंग की, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो जहां भी कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आएगा, जहां भी कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आएगा, वी ऑलवेज यूज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चंद्रयान पहुंचा दिया हमने ऊपर, बोलो यस और नो, व्हाट इज दिस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। क्लियर और नॉट? तो जहां भी कंस्ट्रक्शन हो, जहां भी कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, तो फॉरन क्लिक करना है, कौन सी कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लास्ट जो आपके मॉड्यूल में दिए, इसके अलावा भी बड़े सारे मेथड होते हैं, बट उसने मॉड्यूल में इतने ही लिए। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या इसी को बोलते हैं हम सर्विस कॉस्टिंग। जैसे नाम से पता चल रहा है गाइस, ये कहां लगता है, सर्विस इंडस्ट्रीज में। क्लियर? हर वो इंडस्ट्री जो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि सर्विस उपलब्ध कराती है, सेवाएं उपलब्ध कराती है, दे यूज व्हाट, सर्विस कॉस्टिंग। जल्दी बोलो, बात याद रहेगी? क्लियर? सर्विस की एग्जांपल दे दो सर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बोलो ट्रांसपोर्ट, बसें, ट्रेन, हवाई जहाज, क्या होता है इसमें, कोई प्रोडक्ट बिकता है, चढ़ दे, बोलो चाय 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 लो। क्लियर? ये तो लोग आते हैं बेचने के लिए, बट मेन आप जो मेट्रो में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, भाई सर्विस ले रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? तो व्हाट दे यूज, सर्विस कॉस्टिंग। हॉस्पिटल्स, सर्विस, या बोलते यार बहुत दिन हो गए कैप्सूल खाए हुए, चलो आज जरा कलरफुल कैप्सूल खाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें सर्विस देता है, फिट हो जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। क्लियर और नॉट? होटल, हिल स्टेशन पर जाते हैं तो सबसे पहले अच्छा होटल ढूंढते हैं स्टे करने के लिए। होटल क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है। भाई खाना तो इसलिए मिलता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, मनुष्य खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? क्या मेरी बात क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी सर्विस या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट है, आपने कहा लो इस डोल में डाल दो, इस मग में, उसने तार लिया वहीं डाल दिया, बस वो आखिरी होगा। अरे क्लियर? तो दिस इज व्हाट, सर्विस। वाटर, वाटर वो नहीं जो बिस्लरी में मिलता है, क्लियर, किनले, वो प्रोडक्ट के रूप में बेच रहा है आपको, जो आपके घरों में आता है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, क्या है वो सर्विस कॉस्टिंग है। बोलो जी, बात याद रहेगी? तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हमें सेवाएं देती हैं, वो अपनी कॉस्टिंग जिस मेथड से निकालती है उसको हम बोलते हैं सर्विस। और मैंने जितने भी नाम लिखे हैं ना, ये सारे इंटरमीडिएट में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, समझ गए? यही सब तो पढ़ना है इंटर में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे होती है, सर्विस कॉस्टिंग कैसे होती है, बैच, प्रोसेस, जॉब, ये सारे पूरे वहां चैप्टर बना दिए। क्लियर हो गई बात? इंटर में आपके ग्रुप 1 में कॉस्टिंग के 18 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं थोरोली। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? फाउंडेशन के चारों पेपर
मिलाकर इंटर का एक सब्जेक्ट बनता है, तो इंटर इससे 10 टाइम्स ज्यादा मजेदार है। क्लियर है? अब पढ़ोगे तो आनंद आएगा। अरे बोलो यस और नो। तो खैर यहां तक बोलो क्लियर हो गया। जल्दी से मेथड बताओ। जॉब किस पर बेस्ड है? जॉब पर। प्रिंटिंग का जॉब हो गया, रिपेयर का जॉब हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, ये सब जॉब में आता है। क्लियर? बैच, जहां प्रोडक्ट बैचेस में बनता है। क्लियर है? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉयज, टायर एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर। क्लियर? दे ऑलवेज यूज व्हाट? बैच कॉस्टिंग। बोलो जी बात क्लियर? प्रोसेस एट अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो नाम याद करना। क्लियर? शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दे ऑलवेज यूज व्हाट? प्रोसेस कॉस्टिंग। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वर्क, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पक्का सवाल आएगा इस टॉपिक में से, पक्का। क्लियर है? सर्विस कॉस्टिंग। अरे बोलो बात क्लियर है? तो यहां पर दे यूज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। ये आपका मॉड्यूल है, कुछ नहीं ओपन करा मैंने, वो किताब है जो आपके पास है भाई? कहाँ तक पहुंच गए? बहुत दूर है। हाँ जी जी। हाँ जी, ये टेबल आपके साथ डिस्कस करनी है। ये बुक में भी है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। दिख रही है? चलो और थोड़ा सा इसको लार्ज कर देते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन ना फोकस कंफर्म आएगा, तो मार्क करो, ये टेबल मस्ट लर्न। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। जो मेरे पास मॉड्यूल है शायद वो पुराना है, 288। आपके पास जो बुक है उसमें कौन सा पेज है? हाँ, हमारी जो बुक है 227। क्लियर? हमारी बुक में भी यही टेबल है जो पूरा हमने मॉड्यूल से कॉपी करी है। नाउ लिसन अप गाइस केयरफुली। सिर्फ इस टेबल को 2 बार पढ़ना है और ये अपने आप लर्न हो जाएगा। याद रहेगी बात? और मैं बार बार कह रहा हूं, कंफर्म आएगा सवाल, कंफर्म। बस आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको सिखाता जाऊंगा। आइए मेरे साथ साथ देखिए। सबसे पहला इंडस्ट्री मेथड, इंडस्ट्री मेथड। हाँ जी, शुगर, शाबाश। टॉय, स्टील और सीमेंट, प्रोसेस। जहां भी टिपिकल काम हो जो लार्ज स्केल पे हो, दैट इज व्हाट? प्रोसेस। अब सीमेंट बनाना या स्टील बनाना आसान है, लोहे को पिघला के उसका आकार बदला जाता है। नहीं समझ आया? अरे सनी देओल का फेमस डायलॉग है, क्लियर और नॉट? क्लियर? ये मजदूर का हाथ है, सुना है नहीं सुना? तो स्टील मेकिंग और या सीमेंट मेकिंग इज व्हाट? जहां भी बाइसिकल आ जाए यहां लगती है मल्टीपल कॉस्टिंग, क्योंकि बाइसिकल में या जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें बड़े सारे पार्ट्स मिलकर वो बनते हैं। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए बहुत सारी कॉस्टिंग अलग अलग करके उसको हम एक साथ असेंबल कर देते हैं। आप अब कार की एग्जांपल हो, कार क्या है? बहुत सारे प्रोडक्ट का असेंबल ही तो है। अरे बोलो, जो कंपनी कार बनाती है बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो टायर भी बनाए। कार खरीदो मारुति की, यस और नो? महिंद्रा की टायर, एमआरएफ के, सीएट के, मिशलिन टायर जो बहुत ही कॉस्टली होता है, जो मर्सिडीज में लगता है। अरे बोलो यस और नो? तो टायर बनाने के लिए कौन सी कॉस्टिंग? बैच। क्लियर? फिर इंजन की अलग कॉस्टिंग है, सबको असेंबल करा तो कार बन गई। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब वेरियस पार्ट्स को असेंबल करके कोई प्रोडक्ट बने तो हम उसमें यूज करते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। याद रहेगी ये बात?
कई सारी कॉस्टिंग। तो बाइसिकल की एग्जांपल याद करना, स्टील और सीमेंट ऊपर भी आया है। एयरक्राफ्ट, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, क्या ऑटोमोबाइल, इसमें सब आ गए। दे यूज व्हाट, मल्टीपल कॉस्टिंग। याद रहेगी ये बात, मल्टीपल मतलब कई सारी कॉस्टिंग। प्रिंटिंग, जब मेरे पास जॉब लाओगे प्रिंट करवाने की तभी तो करूंगा, या वैसे ही कर दूंगा डायरेक्ट? नहीं सर। अरे बोलो क्लियर है? आपके पास जो नोटबुक है ये पेपर बिल्कुल प्लेन बनता है, फिर इसे प्रिंटिंग प्रेस में ले जाते हैं और इस पे लाइनें प्रिंट होती हैं। बोलो यस और नो? इसे हम बोलते हैं रूल्ड पेपर। क्लियर और नॉट? तो अपने मन से थोड़ी ना वो प्रिंट कर देता है। हॉस्पिटल, सर्विस का दूसरा नाम मत भूलना, ऑपरेटिंग। फार्मास्यूटिकल्स, हाँ हाँ ये सही है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां दो या दो से ज्यादा कॉस्टिंग लग सकती है। तो फार्मास्यूटिकल में प्रोसेस भी लगता है और बैच भी। अगर आप प्रोसेस सेलेक्ट करोगे तो भी सही मार्क्स, बैच सेलेक्ट करोगे तो भी सही मार्क्स। कई बार ऐसा होता है कि जो एमसीक्यू आता है उसके दो सही उत्तर होते हैं, देखा होगा आपने और सब्जेक्ट में भी। अरे बोलो यस और नो? तो उसमें ये कहा जाता है कि स्टूडेंट दोनों सही में से कोई भी एक सेलेक्ट कर ले, पूरे मार्क्स। अब जैसे मान लो यही आ गया, फार्मास्यूटिकल, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग इज अप्लाई? कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीपल, प्रोसेस, बैच। अब आप बोलो सर दोनों सही है ये तो आंसर सिर्फ एक पर ही देना है आपको, कभी दोनों मार्क कर दो तो दोनों पे 0 मिल जाएगा। तो जो बच्चा प्रोसेस सेलेक्ट करेगा पूरे मार्क्स, जो बच्चा बैच सेलेक्ट करेगा तो भी पूरे मार्क्स। क्या ये बात याद रहेगी? क्लियर? ऐसे बहुत सारे सम्स हैं जो आएंगे, मैं अभी आपको सम्स कराऊंगा, यू फील इट। ब्रीवरीज, ब्रीवरी समझते हो? शराब, बियर, लीकर। क्लियर? सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? जहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? सिंगल और आउटपुट। आपको पता है शराब बनाने में, बियर बनाने में कोई बड़ी बड़ी मशीनें यूज नहीं होती, बट उसे बड़े बड़े कंटेनर में भर के महीनों के लिए रोक दिया जाता है, उसको सड़ने के लिए, गलने के। अरे बोलो यस और नो? क्लियर है? फिर उसे प्रोसेस करते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होता है, केमिकल लोचा होता है, ऐसे समझ लो। क्लियर? तो वो किसका रूप ले लेता है? बियर का, शराब का, एंड सो ऑन। क्लियर? तभी तो डॉक्टर कहते हैं शराब पीने से लीवर खराब होता है। कभी किसी डॉक्टर को सुना है जो बोल दे शराब पिया करो, सेहत के लिए बहुत जरूरी है? क्लियर? बोलो एक डॉक्टर बताओ जो बोले भाई शराब पिया करो बहुत जरूरी है। होता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको कोई कमेंट नहीं कर रहा। क्लियर है? ये हमेशा बॉडी को हार्म करती है। इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं? दवाइयां खत्म हो गई, बियर ही पियोगे? चलो वो फ्रूट बियर की बात करते हैं। जहां भी लीकर आ जाएगा ना, समझ लो वो आपके लिए नुकसान है। क्लियर? अब कई बार बहुत सी चीजें ऐसी है जो मजबूरी में करनी पड़ती है यार, अब मैं उस सब में नहीं जा रहा, आपकी पर्सनल चॉइस है, जो चाहे करो, मैं तो बता ही सकता हूं। नेक्स्ट, कैंटीन, सर्विस, हाउस बिल्डिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, सर्विस। बनाना नहीं है, अगर वो लिख देता रोड कंस्ट्रक्शन तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब सर्विस मिल रही है यार। ठीक है जी। रेडीमेड, सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है जी। कोल, सिंगल, क्योंकि कोयला हम बनाते थोड़ी है, निकालते हैं बस। भाई कोयला तो फॉसिल फ्यूल, साइंस में पढ़ा होगा 10 क्लास में, करोड़ों सालों तक एनिमल प्लांट मर जाते हैं, गल जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, वो फ्यूल बन जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? फॉसिल फ्यूल। तो वहां से तो हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उसे बोला जाता है क्या? सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। ऑयल रिफाइनिंग, आप देख लो जो भी ऑयल रिफाइनिंग का काम करते हैं, दे आर बिग टाइकून्स। यस और नो? दे आर बिजनेस जाइंट्स। क्लियर? सबसे बड़ा जाइंट हमारे देश में आपको पता है ये रिलायंस। सारा पेट्रोलियम कौन करता है? रिलायंस। क्लियर है? ब्रिक क्लिन, ईंटें बनाना, ये पेपर में पूछा गया है। ईंटें, ब्रिक समझते हो? ईंटों का भट्टा देखा है? क्लियर? यस और नो? तो वी यूज व्हाट? सिंगल और
आउटपुट कॉस्टिंग। इंटीरियर डेकोरेशन, कॉलेज सर्विस, यार कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं, सर्विस लेने जाते हैं, याद रहेगा। एडवर्टाइजमिंग, जब आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कराओगे तभी तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपका प्रोडक्ट बनाएंगी, या बिना आपकी परमिशन के एडवर्टाइज हो जाएगा? नहीं हो सकता। सोप, प्रोसेस इंडस्ट्री, सोप बनाना बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सर्विस, क्लियर। फाउंड्रीज, फाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? वो कारखाने, वो फैक्ट्रियां जहां लोहे का, स्टील का सामान बनाया जाता है, कॉपर का, तांबे का, याद रहेगी बात। तो स्टील के डोर बनते हैं, आपने देखा होगा, यस और नो। तांबे के बर्तन होते हैं, हैव यू सीन ना ये सब। तो जहां पर ये सब बनता है उसे बोलते हैं फाउंड्रीज। क्या बोलते हैं? और ये क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग, क्लियर। कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे हाँ ना बोलो भाई। आप बोलो सर बर्तन तो बाजार में बिकते हैं, हमने थोड़ी ना ऑर्डर दिया है, लेकिन उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है ना। तो कंपनी वो बर्तन बनवाती है, फिर अपने नाम से बाजार में लॉन्च कर देती है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो बनाता कोई और है, मार्केटिंग कोई और करता है। ये आज की डेट में ऐसा चल रहा है, जिसे हम कॉस्टिंग में बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या बोलते हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट, बनवाया किसी और से, मार्केटिंग अपने नाम से कर दी, क्लियर। चलिए, वीडियो और ऑडियो, मल्टीपल कॉस्टिंग। तो मल्टीपल कॉस्टिंग दो जगह याद रखना है, एक तो ऑटोमोबाइल्स में और एक वीडियो और ऑडियो में। देन सब असेंबली सर्विस। सब असेंबली मतलब प्रोडक्ट को जोड़ना। आप सबके पास मोबाइल फोन है, कल को ये खराब हो गया और आप रिपेयर करने गए, क्या करता है रिपेयर वाला? एक एक करके सारे पार्ट अलग कर देता है। बोलो करता है नहीं करता? तो इसका मतलब मोबाइल के सारे पार्ट मशीन में बनते हैं, बनने के बाद असेंबल्ड होते हैं, तो इसे बोलते हैं असेंबलिंग। और असेंबली क्या है? एक सर्विस है। आप पार्ट खुद थोड़ी बना रहा हो। फोन का डिस्प्ले खराब हो गया, कोई थोड़ी बोलता मैं खुद बना के लाऊंगा डिस्प्ले। अरे बोलो, सर्विस वाला क्या बोलेगा? उस कंपनी का डिस्प्ले बना बनाया आता है, तो बना तो कंपनी रही है, बाद में वो आपके फोन को बिल्कुल जोड़ देता है। दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? असेंबलिंग। ये सिस्टम है, क्लियर है। इसका सीपीयू नीचे रखा है, क्या है सीपीयू? असेंबल्ड ही तो है, अलग अलग पार्ट बने, फिर उन सबको एक जगह लाकर असेंबल कर दिया, तो सब असेंबली कॉल्ड सर्विस। बोलो जी, याद रहेगा भैया? इस टेबल को ना अच्छे से याद कर लेना, कंफर्म इसमें से 2 से 3 सवाल निकलेंगे, कंफर्म। याद रहेगी बात? और रट्टा थोड़ी मारना है, 2 बार पढ़ोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, क्लियर। यहां तक क्लियर है? अब चलो मैं पूछता हूं, पहले इसे छुपा लूं मैं, तुम यहीं से देखोगे, क्लियर। हाँ भाई, ब्रीवेरीज, शराब, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, कोल, कार, एयरक्राफ्ट, हॉस्पिटल, शिप, शिप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, शिप में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यस और नो। हॉस्पिटल सर्विस कॉस्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टायर एंड ट्यूब्स, सीमेंट और स्टील, सोप, सोप प्रोसेस कॉस्टिंग, सोप, वीडियो कैमरा, मल्टीपल कॉस्टिंग, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, कैंटीन, होटल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, देखो कितनी सारी एग्जांपल दे दी, कॉलेज, स्कूल, सर्विस। क्लियर हो रहा है यहां तक? ब्राइट विजन, सर्विस। प्रिंटिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रिंटिंग, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है भाई। और रोड ट्रांसपोर्ट, सर्विस कॉस्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, जॉब कॉस्टिंग, क्लियर। फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस कॉस्टिंग. कोल, सिंगल और आउटपुट. ब्रिक, ईंटें बनाना, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग. क्लियर? बस खत्म हो गया. एक बचा है फाउंड्रीज. फाउंड्रीज जॉब कॉस्टिंग. फाउंड्रीज जॉब. एग्जाम्पल याद रखना, स्टील के, लोहे के बर्तन, दरवाजे, खिड़कियां. क्लियर? तो ये टेबल में से कंफर्म गाइस, कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक है भाई, चलिए हेडिंग डालिए. बस थोड़ा सा और बचा है, मुझे पता है बोर हो जाते हैं हम थ्योरी पढ़कर. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. सिर्फ हेडिंग डलवाऊंगा, उसके बारे में समझा दूंगा बस. पहला, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. पहला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. ये सिस्टम है जिनके थ्रू कॉस्ट की जाती है. ठीक है जी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. इसको एक नाम और देते हैं संक कॉस्ट. क्या नाम देते हैं? बस जितना मैं बताऊं उतना याद करना. नॉट यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग. क्लियर? अब पहले इसका मतलब समझते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट एंड इट इज नॉट यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग. क्लियर? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम उस कॉस्ट की बात करते हैं जो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है, और जो चीज हो चुकी है उसको बोलते हैं संक कॉस्ट. क्या बोलते हैं? और ये डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होता, इसलिए इसे एक नाम और दिया जाता है इररेलेवेंट कॉस्ट. क्या नाम दिया जाता है? इररेलेवेंट कॉस्ट. अब सुनो एग्जाम्पल. आज तुम लोगों ने डिसाइड करा, किसी एक बच्चे ने, कि सर मैं सीए में छोड़ रहा हूं, अब मैं सीए करूंगा, आईएएस करूंगा. ठीक है भाई, अब तुमने आज से सीए में छोड़ दिया. जो सीए में इंस्टीट्यूट में तुमने फीस जमा कराई है, कितने रुपए? 6,000. मेल लिख दो जी, मेरे 6,000 वापस दे दो क्योंकि मैं छोड़ रहा हूं. विल दे? विल दे? वो कहेंगे भैया फॉर्म भरते समय तुमने पढ़ा नहीं होगा ध्यान से, फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल नॉर एडजस्टेबल. ठीक है, एक तो वापिस नहीं होगा. फिर बोला अच्छा मैं छोड़ रहा हूं, मेरा छोटा भाई सीए में कर रहा है, मेरी फीस इसमें एडजस्ट कर दो. ऐसा हो सकता है? नहीं. अब सोचो, आज आप डिसीजन लो कि मैं सीए में छोड़ रहा हूं, क्या वो 6,000 वापिस आ जाएंगे? क्या आपके डिसीजन लेने से उस 6,000 पे कोई फर्क पड़ेगा? बस उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. क्या बोलते हैं? या दूसरा नाम संक कॉस्ट, तीसरा नाम इररेलेवेंट कॉस्ट. और वो कभी भी डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होती. बोलो भाई क्लियर? यस और नो? याद रहेगा भाई? इतनी बातें जितना मैं बोलूं उतना ही याद करना है. फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर करवाऊंगा इफ गॉड विश. 30 आउट ऑफ 30 मेरे 15 सवालों पे. यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बातें, ये तीनों बातें याद रखनी है. ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं. सेकंड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. क्या? इसका पूरा नाम है फुल कॉस्टिंग. दूसरा नाम क्या है इसका? फुल कॉस्टिंग. बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड. पहले लिखो फिर समझाते हैं. दूसरा सिस्टम का क्या नाम है गाइस? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. मैंने लिखा है, इसका एक नाम से और पुकारते हैं फुल कॉस्टिंग. ये कई बार पूछा गया एग्जाम में. फुल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, हिस्टोरिकल नन एब्जॉर्प्शन. अब सुनो ये होता क्या है.
मैंने लिखा है आर कंसीडर्ड, बोथ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड। क्लियर? अब देखो पहले, उससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट अभी डिटेल बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना, एक ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं होता और वो ना बढ़ती है ना घटती है, दे आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। जैसे ये रूम मैंने रेंट पे ले लिया, मान लो इसका रेंट है 10,000 रुपये महीना। अब इस रूम में मैं 50 बच्चों को पढ़ाऊँ, 5 बच्चों को पढ़ाऊँ, 1 को पढ़ाऊँ, 1 भी ना पढ़ाऊँ, ताला लगा के रखूँ, क्या होगा? हर महीने 10,000 रुपये देने ही देने? या मकान मालिक से बोलूँ आज बच्चे 50 है तो रेंट ज़्यादा दूंगा, कम हो गए तो रेंट कम दूंगा, क्या वो मान लेगा? नहीं ना, बोलेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम एक भी बच्चे को ना पढ़ाओ, ताला लगा के रखो, मुझे तो हर महीने 10,000 चाहिए। ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जिसका संबंध प्रोडक्ट से होता है, ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा कॉस्ट। मैंने कहा एक शर्ट बनाने में 200 रुपए का मटेरियल लगता है, क्लियर है? बताओ 10 शर्ट में, अरे बोलो ना यार, इतना इतना गणित तो तुम्हें आता ही होगा। कितना? 2,000। 100 में 20,000, 1,000 में 2 लाख। क्या हो रहा है ये? जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? तो फुल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बस ये कहती है कि जब आप एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट लगी ये निकालो, तो वहां पर आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इन्वॉल्व करना, इसलिए इसका नाम है फुल कॉस्टिंग। बोला, इतना सी बात याद रहेगी। इंटर में ये पूरे पूरे चैप्टर है, इंटर और फाइनल में, क्लियर? तो वहां बहुत विस्तार से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, अगर आप वहां तक आए तो। आओगे सर? क्या बात कर दी अभी फाउंडेशन में, फिर इंटर में भी आएंगे। अब बोलो इसमें कोई डाउट? इतना ही याद करना है जितना अभी आपको बताया जा रहा है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। दोनों सिचुएशन में फंस जाओगे क्योंकि हमें सिर्फ एग्जामिनेशन अप्रोच फॉलो करनी है, क्लियर? नॉलेज के लिए जीवन पढ़ा है, अभी पेपर क्लियर करना है। अभी तुम छत पे चढ़ जाओ, चिल्लाओ मुझे बहुत कॉस्टिंग आती है, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आती, बोले डिग्री लाओ। डिग्री तो है नहीं, 4 बार फेल हुआ सीएमए में, मानेगा कोई? नहीं मानेगा। आप दिखाओ जी ये लो मेरी डिग्री है, कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको आता है या नहीं आता? पता है पास हुआ है तो आता ही होगा। तो अभी हमारा सारा फोकस किस पर है? पेपर क्लियर करने पर, पास होने पर, नो डाउट। नॉलेज के लिए तो जीवन पड़ा है। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तो यहाँ तक समझ में आ गया? पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा नाम बताओ? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते। हिस्टोरिकल कॉस्ट का दूसरा नाम संक कॉस्ट, मीनिंग इररेलेवेंट, द कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी इनकर्ड। वो कॉस्ट जो पहले खर्च हो चुकी है, वही तो हिस्ट्री है। जो काम हो चुका है वही तो हिस्ट्री होता है। अरे बोलो यस और नो? चलिए, समझ आ रहा है? अरे बोर तो नहीं हो गए? हो गए, आवाज आ रही है। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होता है गाइस? डायरेक्ट कॉस्टिंग, इसमें केवल और केवल ओनली डायरेक्ट कॉस्ट आर कंसीडर्ड, जो कि 3 होती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी? डायरेक्ट कॉस्टिंग का क्या मतलब है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम केवल डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो सीधा प्रोडक्ट से लिंक है, उसको खर्च किए बिना, इसको खर्च किए बिना आप प्रोडक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे बोलो, बात क्लियर है? और डायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताओ बिना मटेरियल के प्रोडक्ट
इस दुनिया में तो नहीं बन सकता भाई बिना लेबर के। अब बोलो ऐसी फैक्ट्री ढूंढिए जहाँ अपने आप प्रोडक्ट बनता है, तो वहाँ तो आप वैसे भी नहीं जाओगे। अरे बोलो यार, अपने आप थोड़ी बनता है, मशीनें भी कोई ऑन और ऑफ करता है। यस और नो? क्लियर है? ऐसे ऑटो, अब जहाज अपने आप उड़ता है ऑटो पायलट, लेकिन उसे ऑटो पायलट में ले जाना पड़ता है ना। यस और नो? टेस्ला है ऑटो ड्राइवर, लेकिन पहले उसमें डेस्टिनेशन तो डालनी पड़ती है कि यहाँ जाना है हमें। क्लियर? और इंडिया में तो तुम्हें पता ही है, आगे गाय भैंसे आ गई। क्लियर? फ्लाईओवर बनाया सरकार ने, दौड़ते हुए रोड पार कर रहा है, तो फिर भाई तुम समझ जाओ क्या होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? रोड सीधा चल रहा है, उधर से वो गोलगप्पे की रेड़ी ले आया। तो हमारे यहाँ तो ये सब चलता है लक्ष्मी नगर में। आप यहीं देख लो, कई स्टूडेंट को तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया था 2-3 साल पहले। भाई जब आगे रेड लाइट दी है तो वहां से क्रॉस करो, नहीं अपने आप को सुपर पावर मानते दौड़ते हुए क्रॉस करेंगे। कार वाले को लगा ये मुझसे पहले निकल जाएगा, मैं उससे पहले निकल जाऊं, उड़ा दिया उसने। क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्लियर। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें केवल 3 डायरेक्ट कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या आता है? व्हाट कॉस्ट शुड हैव बीन। क्या लिखा मैंने? शुड हैव बीन यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। अब गाइस जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या कहते हैं? तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है व्हाट द कॉस्ट शुड हैव बीन, मतलब कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। मैंने कहा जी मेरी शर्ट बनाने की कंपनी है, मैंने कहा शर्ट बनाओ, और एक शर्ट को बनाने में केवल 100 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। बोलो बात क्लियर है? तो जब मैं कह रहा हूं एक शर्ट को बनाने में मात्र 100 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, तो मैंने पहले से निकाल दिया ना। क्लियर? तो व्हाट द कॉस्ट शुड हैव बीन इज नोन एज स्टैंडर्ड, और इसका यूज हम किस में करते हैं? डिसीजन मेकिंग में। किस में करते हैं? डिसीजन मेकिंग में। ऑलवेज यूज इन डिसीजन मेकिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज इन डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग यूज इन डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज इन डिसीजन मेकिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग नॉट यूज इन डिसीजन मेकिंग। ये पूछेगा वो आपसे सारा। क्लियर यहां तक? चलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, इंटर और फाइनल में ये पूरे पूरे चैप्टर है। क्लियर? स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना बड़ा चैप्टर है, फाइनल में 1.5 महीने में पूरा होता है अकेला चैप्टर। सच अ बिग चैप्टर इन फाइनल एग्जाम। क्लियर? नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। कौन सी? हाँ ये वही यूनिफॉर्म है जो तुम स्कूल पहन के जाते थे। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल कॉस्टिंग, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल। अरे बोलो यस और नो? यूज्ड बाय सेवरल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री एक जैसी कॉस्टिंग यूज करती हैं। ठीक है जी। हेल्प्स इन कंपैरिजन, और ये किस में हेल्प करता है? हमारा कंपैरिजन। ठीक है। सेवरल इंडस्ट्रीज, यूज बाय सेवरल इंडस्ट्रीज। अब देखो जानबूझ के हमने ये कॉन्सेप्ट बताया यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मैंने कहा भाई ये और मैं, हम चारों ना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने अपने अलग अलग नाम से। क्लियर हो गई बात यहां तक? और चारों एक जैसी कॉस्टिंग फॉलो करेंगे ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर कर सके और इस रिजल्ट पे पहुंच सके कि किसने अच्छा काम करा, किसने खराब काम करा। क्लियर है बात? तो आप जब तक कंपेयर नहीं करोगे तब तक ये नहीं समझ पाओगे कि आपकी पोजीशन वर्स्ट है या खराब है। आप अकेले दौड़ रहे हो और बोलो जी मैं फर्स्ट आया हूं,
तो अकेला तो फर्स्ट ही आएगा। जब किसी के साथ दौड़ोगे तो पता चलेगा कि आपके दौड़ने की स्किल कैसी है, अच्छी है कि खराब है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर? तो हम अपने आप को दूसरे से क्या करते हैं? कंपेयर। तब जाकर हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो बस यही पर्पज है इसका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का। याद रहेगी बात? तो मैंने क्या लिखा? आइडेंटिकल कॉस्टिंग बोलते हैं इसे, यूज बाय सेवरल इंडस्ट्री, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। ठीक है जी। और कंपैरिजन से फायदा क्या होता है? हम अपनी जो कमियां हैं उन्हें पता करते हैं और फिर उन्हें दूर कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं वी एलिमिनेट इनएफिशिएंसीज। क्या एलिमिनेट कर देते हैं हम? इनएफिशिएंसीज को। और वो तभी संभव है जब आप क्या करोगे? कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए लास्ट, बस एक चैप्टर ये खत्म। सबसे बड़ा चैप्टर है ये, बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। अब सुनिए, ऐसा एक भी सवाल पेपर में नहीं आएगा जो बोले डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट। सिर्फ पढ़ना है इसे, बस क्या करना है? पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में थोड़ी आएगा लिखने के लिए। पेपर हमारा कैसा है? ऑब्जेक्टिव। बस आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में मूल्य क्या डिफरेंसेस है। अरे बात याद रहेगी? बस 2 मिनट के लिए आप इसे बोर्ड पर देख लो। क्लियर? 2 मिनट के लिए। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट देखो, सबसे पहला अंतर जो है वो है पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है बिजनेस का रिजल्ट निकालना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना। रिजल्ट मतलब क्या कमाया, क्या गवाया, ट्रेडिंग पीएनएल। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आज हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ हमारे पास कितनी एसेट्स है, हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है, और हमारी ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही। बस इसके लिए बनाई जाती है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस कभी भी प्रॉफिट निकालना नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि हम एक प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसको बनाने में हमारा टोटल कितना पैसा खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट को बनने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है, फिर कॉस्ट को मैनेज करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, प्रॉपर कंट्रोल करना। ये इसका मुख्य पर्पस है। किसका? फाइनेंशियल और कॉस्ट का। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स आपको पता है फाइनेंशियल में वो अकाउंट बनाए जाते हैं जो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा कंपलसरी है। आप जो ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो, वो अपनी इच्छा से थोड़ी बना रहे हो। क्या है ये कंपलसरी है कंपनीज एक्ट के द्वारा और इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। इनकम टैक्स जो आपको अगले साल पढ़ना है इंटर में कि हमें कितनी इनकम पे कितना टैक्स देना है। कॉस्ट में कौन से अकाउंट बनाएंगे? हमारे पे कोई कंपल्जन नहीं है, कोई कानून नहीं है। हम वो अकाउंट बनाते हैं अपनी इच्छा से जो कॉस्ट कैलकुलेट करने में हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या मेरी बात याद रहेगी? क्लियर? अरे बोलो। तो यहां पर क्या है? जर्नली कैप्ट वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से। लेकिन फाइनेंशियल में क्या है? कंपलसरी है। कंपनी एक्ट 2013 का दबाव है, इनकम टैक्स 1961 का दबाव है कि ये अकाउंट आपके बनने ही चाहिए। नहीं बनाओगे तो आपकी कंपनी पे पेनल्टी लगेगी और हो सकता है डायरेक्टर को जेल जाना पड़े। अब तो जेल की रोटी, जेल का पानी। हाँ, बचपन तो आज भी है। अरे बोलो यस और नो। चलो, रिकॉर्डिंग। आपको पता है फाइनेंशियल का जन्म ही यहां से हुआ था, रिकॉर्डिंग से। कहां से? रिकॉर्डिंग से। बोलो यस और नो। तो डेफिनेशन भी यही कहता है क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन इन इवन विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। मैंने रट रखा है। अरे बोलो यस और नो। क्लियर? कौन है अकाउंटिंग का फादर ऑफ मॉडर्न डे अकाउंटिंग? लूका पैसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डे डबल एंट्री बुक कीपिंग। कहां से जन्म हुआ डबल एंट्री का?
इटली से। कहां से? इटली से। क्लियर? तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनी ही क्यों है? तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारी चीजें रिकॉर्ड करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं क्या? एक्सपेंडिचर। भाई एक्सपेंडिचर को ही तो कॉस्ट कहते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च हुआ। अरे बोलो भाई। कंट्रोल, इसका जो एम्फेसिस होता है वो रिकॉर्डिंग पे होता है, कंट्रोल नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी कंट्रोल के बारे में नहीं सोचती, इट ऑलवेज थिंक अबाउट रिकॉर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस क्या होता है? कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना? मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट को। व्हाट आया ओवरहेड? व्हाट इज ओवरहेड? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब मेरे एक्सपेंस मेरे कंट्रोल में रहेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्लियर? और जब ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो मैं उसे इजीली बाजार में बेच पाऊंगा। क्लियर? पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा। पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल, साल में एक बार। हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है, जब मन करे तब। क्या? व्हेन डिजायर्ड। मैनेजमेंट कभी भी मांग सकता है कॉस्ट रिपोर्ट दे दो, कभी भी मांग सकता है। फाइनेंशियल में ऐसा नहीं होता, पूरे साल तक अकाउंट बनते हैं, लास्ट के एंड में हम उसे रिपोर्ट कर देते हैं। चलो बस 5 बातें याद रख लो। अरे याद रहेगी बात? क्लियर? चलिए आज के लिए इतना।